हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशंस के बारे में, जो कि यूकैरियोटिक के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है ना। डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शंस जिस प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। रेगुलेशंस के मतलब होता है कि हम ट्रांसक्रिप्शन होने देंगे या नहीं। ऑन एंड ऑफ कंडीशंस आप बोल सकते हो। जैसे फैन, सीलिंग फैन घर में होता है, उसमें रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर का मतलब हमेशा नहीं है कि फैन को 5 स्पीड में हमको डालना पड़ेगा, नहीं। हम चाहे तो स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमेशा रेगुलेशंस के मतलब दोनों एंगल में हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशन। और हम कौन सी किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? हम यूकैरियोटिक के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। एंड आप यूकैरियोटिक समझ रहे हो, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। एंड ये जो डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ऐसे रैपिंग होकर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या हुआ था, उनका छोटू सा डीएनए था, उसका कोई हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं था, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स थे, ठीक है। तो डीएनए आपको कुछ रैपिंग फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हम यूकैरियोटिक डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशंस के बारे में बात कर रही हैं। तो ट्रांसक्रिप्शंस जो रेगुलेशंस होता है, स्पेसिफिकली जो हम बात करेंगे, ये 2 स्टेप में हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे। क्योंकि कहाँ ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है, ठीक है ना, कैसे हो रहा है, वो जब हमको पता लग जाएगा तभी हम वहीं पे रेगुलेशंस कर लेंगे, ठीक है ना। सो देखिए, तो ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशंस का मतलब क्या है ना, टर्न ऑन करना, ऑन या ऑफ करना ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। क्योंकि एक बार डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटीन जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, एंजाइम की फॉर्म में, कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है ना, वो फिर एक्शंस दिखाता है। तो इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शंस को रेगुलेशन उनकी इनिशिएशन स्टेप में किया जाता है। आपने पढ़े हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन जो 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन स्टेप में हम उसको चाहेंगे तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज होता है जो डीएनए है, मैंने जैसे आपको बताया, जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए आपकी पैकेजिंग फॉर्म में आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन चारों तरफ ऐसे लिपट के आपको देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि तो कुछ प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमको क्या करनी है, मान लीजिए यहाँ पे ATGC ऐसे लिखा है डीएनए के एक स्ट्रैंड में, तो TSEG रहेगा। तो हमको एक स्ट्रैंड से आरएनए बनानी है, तो ए है तो क्या ऐड होगा, यू ऐड होगा, ठीक है ना। तो फिर टी है, ए ऐड होगा, जी है तो सी ऐड होगा, सी है तो जी ऐड होगा। तो एमआरएनए में कुछ ऐसे ऐड होता है। यदि डीएनए एकदम पैकेजिंग होके आपको देखने को मिलेगा, तो उस चीजों को कैसे रीड किया जाएगा, समझ रहे हो ना। मान लीजिए एक पेज में यहाँ पे ATGC लिखा है, मैं बोलूंगी क्या लिखा है, आराम से बता दोगे ATGC लिखा है। लेकिन उस पर्टिकुलर पेज को मैंने मान लीजिए ऐसे फोल्डिंग कर लूंगी, ठीक है ना, आपको पूछूंगी क्या लिखा है, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से डीएनए जो है ऐसे हिस्टोन चारों तरफ ऐसे रैपिंग होकर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा उस टाइम पे यदि हम और ज्यादा रैपिंग कर लेंगे और ज्यादा उसको उसकी चारों तरफ लिपटा लेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शंस नहीं हो पाएगा। और यदि आपको करनी है ट्रांसक्रिप्शंस ऑन करनी है, तो उसको अनरैप करना पड़ेगा, यानी कि उसको ओपन करना पड़ेगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। 2 स्टेप में हमको करनी है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के टाइम पे करनी है। दूसरा चीज होता है डीएनए को अनरैपिंग, रैपिंग यानी कि हिस्टोन की चारों तरफ और ज्यादा लिपटानी है या उसको अनफोल्ड करनी है। क्लियर हुआ ये चीजें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये जो ट्रांसक्रिप्शंस हम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, मतलब कि आप ये चीज की ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा कि जीन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दे आर एक्सप्रेस्ड इन राइट सेल, पर्टिकुलर सेल्स में वो एक्सप्रेस होना चाहिए उस पर्टिकुलर जीन। क्योंकि हर एक सेल्स के ना अलग अलग फंक्शन होता है। हार्ट सेल की फंक्शन कुछ अलग होता है, तो कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग करेगा। लिवर सेल डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है ना। किडनी सेल वो फिल्ट्रेशन काम करता है। तो डिफरेंट सेल के फंक्शन डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होता है, कुछ जीन एक्सप्रेस होगा, कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर सेल्स के अंदर कौन सी पर्टिकुलर चीजें जो है एक्सप्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
वो राइट सेल में एक्सप्रेस होना चाहिए, राइट टाइम में एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है ना, राइट अमाउंट में एक्सप्रेस होना चाहिए थ्रू द सेल, मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ। ये चीज को हम मेक श्योर करते हैं, यानी कि ऑन एंड ऑफ कंडीशंस के अंदर, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। चीजें क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये तो दो चीज में हमने देखा, उनके इनिशिएशन लेवल में हमको ऑन ऑफ करनी है, सेकेंड में हम देखेंगे उनकी जो पैकेजिंग चीजें है उसके उस टाइम पे भी हमको करना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि जो इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शंस में, पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा जो डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, वही तो ट्रांसक्रिप्शन है ना। अच्छा, तो डीएनए है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम रहेगा, ये आपको पता है। पर्टिकुलरली जिस जीन, ठीक है ना, जिस पर्टिकुलर के डीएनए के जो सेगमेंट से आरएनए बनता है, हम उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर जीन से आरएनए बनेगा, ठीक है ना, आरएनए बनेगा। अच्छा, उससे बगल में मतलब कि 30 -30 बेस पेयर ना बाद जो रहता है, वहां पे उसको हम प्रमोटर एरिया कहते हैं। मतलब है कि कुछ ऐसा सीक्वेंसेस रहता है, ठीक है, जैसे कि TA80 टाटा बॉक्स हम उसको बोलते हैं, TA टाटा और उसके बाद 80, ऐसे करके याद रखिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि टाटा बॉक्स की जो सीक्वेंसेस है ये क्या है, TA80, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा, या नहीं तो GCC कुछ करके GC बॉक्स हम उसको बोलते हैं, या कैट बॉक्स हम उसको बोलते हैं। तो उस कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिला, ये जो टाटा बॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारा थायमिन आर्डेनिन रेशियो है। जैसे आपको पता होगा आर्डेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा आसान रहता है। तो इसलिए जहां पर इस तरीके से सीक्वेंसेस होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या है ना, ये वो एंजाइम्स होता है जिसके पास कैपेसिटी है डीएनए को रीड करके आरएनए बना पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे डीएनए में एडेनिन लिखा है, तो उन्होंने यूरासिल यहाँ पे ऐड करेगा, थायमिन लिखा है तो आर्डेनिन ऐड करेगा, गुआनिन लिखा है तो साइटोसिन ऐड करेगा, तो साइटोसिन लिखा है तो गुआनिन ऐड करेगा। ये वो एंजाइम होता है। आई होप आपको ये चीजें पता होगा, ठीक है। तो पॉलीमरेज जो है प्रमोटर, इस एरिया को हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो एरिया होता है जहां पे आके डीएनए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? प्रमोटर से कहीं दूर दूर तक एक चीज रहता है, उसको हम बोलते हैं एनहांसर सीक्वेंसेस। ध्यान दीजिए, एनहांसर सीक्वेंसेस मतलब कि इस साइड्स में भी 5 प्राइम साइड्स में भी रह सकता है, फिर स्टॉप साइड्स की इस साइड्स में भी रह सकता है, ठीक है। एनहांसर, इस एनहांसर में ये डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, समझ रहे हो ना, कितने स्पीड में होगा। मान लीजिए आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है तो स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। एनहांसर क्या करता है, एनहांस करता है, ठीक है ना। वो कैसे एनहांस करेगा ना, वहां पे आके कुछ प्रोटीन वगैरह बाइंड होंगे इस पर्टिकुलर एनहांसर एरिया में। यदि एक्टिवेटर बाइंड हो गया, कौन सी प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन बाइंड हुआ जो कि एक्टिवेटर है, तो ट्रांसक्रिप्शंस की रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोटीन बाइंड हुआ जो रिप्रेशर है, इनहिबिटर है, तो ट्रांसक्रिप्शंस नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो एनहांसर ये प्रोमोटर से थोड़ा दूर डिस्टेंटली प्रेजेंट है, दोनों साइड्स में हो सकता है, इनिशिएशन साइड में भी, टर्मिनेशन साइड्स में भी हो सकता है। मतलब प्रोमोटर के इधर साइड में उधर साइड दोनों साइड्स में हो सकता है। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन आके बाइंड हो रहा है, एक्टिवेटर बाइंड हो रहा है या रिप्रेसर। मान लीजिए सेल को ट्रांसक्रिप्शन करवानी है तो वो एक्टिवेटर को लाके वहीं पे ऐड करेगा, या तो मान लीजिए उस सेल को उस पर्टिकुलर आरएनए की जरूरत नहीं है, बोलेगा ट्रांसक्रिप्शन मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वहीं पे एनर्जी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बोलेगा हाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, रिप्रेसर को लाके वहीं पे बाइंड करवाएगा, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो होता क्या है, यदि हम बात करेंगे तो स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इस तरीके से चीजें रहता है, ठीक है। एनहांसर और एक्टिवेटर, मान लीजिए आपको ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स रहता है, बेंडिंग है ना, डीएनए बेंडिंग डोमेन्स रहते हैं, वो क्या करेंगे, इस तरीके से डीएनए को बेंड कर लेंगे, ठीक है ना। डीएनए बेंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन रहता है, बेंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रमोटर था,
ठीक है ना। अभी ठीक है, ये जो प्रमोटर है यहाँ पे था, अभी ये बेंड होने की वजह से ये जो एक्टिवेटर एरिया आप एनहांसर एरिया देख रहे हो, और वहीं पे बहुत सारे मॉलिक्यूल आके बाइंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, जब एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड होता है, उसके साथ साथ कुछ डीएनए बेंडिंग, ठीक है, डीएनए बेंडिंग, डीएनए को बेंड करने के लिए कुछ प्रोटीन आके ऐड हो जाएंगे। जब डीएनए बेंडिंग प्रोटीन ऐड होगा तो डीएनए बेंड हो जाएगा, और जब डीएनए बेंड होगा तो प्रमोटर एंड एनहांसर वो कांटेक्ट में आ गए, ठीक है ना। उसको कांटेक्ट में आने के लिए और बहुत सारे प्रोटीन की भी जरूरत होता है, ठीक है। अच्छा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। मान लीजिए यहाँ पे रिप्रेसर आ गया तो ये डीएनए बेंड नहीं होगा, रिप्रेसर के साथ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन नहीं आता है तो ये बेंड नहीं होगा, तो बेंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे दो चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है, नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए दो चीज आता है, एक तो आपने क्या क्या चीजें देखा, आपने देखा कि कुछ एक प्रोमोटर एरिया में बोल रही हूँ, क्या प्रोमोटर एरिया डीएनए की हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है, डीएनए की हिस्सा है। क्या ये एनहांसर जो है सीक्वेंसेस वो भी डीएनए की सीक्वेंसेस है? ठीक है, एनहांसर एंड प्रमोटर में जो बोल रहे हो ये डीएनए की खुद वही डीएनए की हिस्सा है जो आगे चलकर इस पर्टिकुलर डीएनए से आरएनए बनने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं जो है, एक होता है ट्रांस एक्टिवेटर, एक होता है सीस एक्टिवेटर, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसक्रिप्शंस में दो हम टर्म यूज करते हैं, एक होता है सिस एक्टिवेटर और एक होता है ट्रांस एक्टिवेटर। सिस एक्टिवेटर हम उसको कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे जो खुद ही उस डीएनए की हिस्सा होता है, हम उसको सिस एक्टिवेटर कहेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिस एक्टिवेटर कहेंगे। ट्रांस एक्टिवेटर हम किसको कहेंगे, जो प्रोटीन आ रही है, जो, ठीक है ना, एक्टिवेटर प्रोटीन हो गया या तो रिप्रेसर प्रोटीन हो गया, कोई दूसरे एरिया से आ रही है, वो उस पर्टिकुलर डीएनए के हिस्सा नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस एक्टिवेटर, ठीक है ना। एक्टिवेटर हो सकता है, यदि एक्टिवेट कर रहा है एक्टिवेटर, यदि रिप्रेस कर रहा है ट्रांस रिप्रेसर हम उसको कहेंगे। समझ रहे हो ना? तो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक्टिवेटर बोलोगे या रिप्रेसर बोलोगे, ये तय होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से चीजें चलता है। तो यदि हाँ, तो यहीं पे देखिए, मान लीजिए इस पर्टिकुलर जीन को आपको एक्सप्रेस करनी है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन था, इसको आपको एक्सप्रेस करनी है, तो इस पर्टिकुलर उससे -30 बेस पेयर में, ये -30 की कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये डीएनए है, उस पर्टिकुलर जीन को आपको एक्सप्रेस करनी है, यहाँ से आरएनए बनानी है, तो इस जीन के लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है, आप जैसे लिख रहे हो ना, यहाँ राइट हैंड साइड, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए। तो इस लेफ्ट हैंड साइड्स को हम माइनस में डिनोट करते हैं, इसको हम प्लस साइन में डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ये सारी चीजें मैंने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट समझाने के टाइम पे बताई थी। और देखिए, ये जैसे आपने बचपन में ग्राफ कर रहे थे ना, ये 0 होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई, इस साइड में सारे पॉजिटिव, +1 +2 +3 ऐसे होता है, इस साइड में -1 -2 -3 ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर में ऐसे +1 +2 +3 होता है, यहाँ पे -1 -2 -3 होता है। ये ग्राफ आई होप अपने बचपन में किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, हम उसको माइनस में डिनोट करते हैं, हम उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। क्या टर्म बोलते हैं? अपस्ट्रीम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, और उसको आप पॉजिटिव एंड भी बोल सकते हो, ठीक है। जहां पे स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जहां पे स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे पिक्चर में देख सकते हो, जहां पे स्ट्रक्चरल जीन है उस पर्टिकुलर एरिया से -30 बेस पेयर, क्या -30 मतलब कि मान लीजिए TGC फिर AT, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, -30 में कुछ ऐसा सीक्वेंसेस रहना चाहिए, मान लीजिए इस तरीके से सीक्वेंसेस रहना चाहिए, TA TA AT, ऐसा सीक्वेंसेस होना चाहिए जो कि प्रोमोटर कहलाएगा, ठीक है। प्रमोटर होने के लिए उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उनमें टी रिच रीजन होना चाहिए, ए रिच रीजन होना चाहिए, ताकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से वो बन सके, ताकि उसको ब्रेक करना थोड़ा आसान रहेगा। मान लीजिए GC बहुत है तो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए वो भी डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर आरएनए जो है एक्सप्रेस होगा या नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, तो वो चीज भी तय करता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो हम देखेंगे, तो आपको क्लियर हुआ कि ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशंस का मतलब है कि जीन ऑन होना या ऑफ होना, कितने अमाउंट में एक्सप्रेस होना, कहाँ कौन सी सेल में एक्सप्रेस होना,
पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेस होना या नहीं होना। तो उस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन लेवल में हमको कैसे ट्रांसड्यूशंस को रेगुलेशन करनी है। तो प्राइमरली एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन में हम करते हैं, क्योंकि इनिशिएशन के लिए एक तो आपको दो चीज की जरूरत होता है, कुछ सिस एक्टिवेटर और कुछ ट्रांस एक्टिवेटर। सिस वो होता है, वो प्रमोटर हो सकता है, मतलब डीएनए के खुद का हिस्सा, वो एनहांसर हो सकता है। ट्रांस हम उसको बोलेंगे जो दूसरे चीजों से आए हैं, ठीक है। प्रोटीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग, सिस एक्टिंग एलिमेंट एंड ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। तो प्रेजेंट डीएनए सीक्वेंसेस में जो होता है और इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर। ये तो आपने देखा कि जो मॉडल होता है क्या आपका सेंट्रल डोग्मा के डीएनए से आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं और उसको हमको रेगुलेट करनी है। तो वहीं पे टाटा बॉक्स होता है जो रिकॉग्नाइज करने के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है, ठीक है, जो ट्रांस में आएगा, ट्रांस एलिमेंट में आएगा, क्योंकि उस डीएनए में उस पर्टिकुलर एरिया में आके कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ये चीज भी हमने बताया था, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आके ऐड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ए है ना, IA 2IA है ना, बी, ठीक है, एफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2IA एफ, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हमने बताए थे आपको। मैंने भी एक ट्रिक्स बताई थी। पहले ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद, ठीक है ना, बी आएगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बी आएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि द अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है, ठीक है ना। मतलब है कि कुछ इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन तक हमने बताए थे कि पहले डी आएगा जो कि टाटा बाइंडिंग डोमेन में आके बाइंड होगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फैंटास्टिक एफ वाला बताई थी। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एफ जब ज्वाइन होगा तो प्रमोटर एरिया में आरएनए पॉलीमरेज को लाके बाइंड करेगा। फैंटास्टिक इसलिए मैंने बताई थी, ये कुछ फैंटास्टिक काम कर रहा है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को लाके बाइंड कर रहा है। क्या आपको ट्रांसक्रिप्शंस यदि आपने पढ़ा है तो आप, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाने में मदद करते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एफ हो गया, वो क्या करेगा, वो आपकी आरएनए पॉलीमरेज को लाके बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आप देख रहे हो, उनका मतलब कि दो स्पेसिफिकली डोमेन होता है, ठीक है। ये दोनों एक डोमेन में आएंगे, ये एक डोमेन में आएगा। एक होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक ऐसा डोमेन होता है उस पर्टिकुलर डीएनए में आके बाइंड होगा, उसको हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन कहेंगे। और एक होता है सिग्नल सेंसिंग डोमेन, ठीक है ना, जो सिग्नल आता है मतलब है कि इस पर्टिकुलर, क्योंकि कहाँ से तो सिग्नल आएगा ना, हो सकता है कोई हार्मोन हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए सेल को ग्रोथ करवानी है, ठीक है, प्रोटीन की जरूरत होगा, तो उस समय में ग्रोथ हार्मोन आएगा। ग्रोथ तो उस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के साथ वो आता है, ठीक है ना। मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन यहीं पे आएगा, सिग्नल मॉलिक्यूल को जो रिकॉग्नाइज करता है। और एक होता है ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन, जो कि को रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के साथ बाइंड होकर आएगा। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो अब हम देखेंगे इस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को ऐसे स्ट्रक्चर। और मैंने जैसे आपको बताया ऑस्ट्रीम रीजन्स में यहाँ पे आपको ये टाटा बॉक्स है जिसको हम प्रमोटर कहते हैं, टाटा बॉक्स। और एक होता है आईएनआर सीक्वेंसेस, मतलब है कि प्रमोटर के साथ साथ को रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी रहता है, वहां पे बाइंड नहीं होगा तो भी ट्रांसक्रिप्शंस नहीं होता है, उसको आईएनआर सीक्वेंसेस हम उसको कहते हैं। वो दोनों मिलके प्रमोटर कहलाता है, टाटा बॉक्स प्लस आईएनआर सीक्वेंसेस। ये तो जीन है, यहाँ से आरएनए बनेगा, ठीक है ना। ये रेड कलर में जो है ये एनहांसर है, तो उस कुछ जब डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड होता है, उसको बेंड कर लेता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। यदि उसको नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने बात किया कि प्रमोटर हो सकता है, ठीक है, प्रमोटर में कोई गड़बड़ी है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। एनहांसर में मान लीजिए स्पीड को एनहांस करता है, जब एक्टिवेटर आ गया तो और ज्यादा स्पीड होगा, यदि मान लीजिए रिप्रेसर आ गया तो नहीं होगा, वो स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो प्रोटीन हमने बात किया जो कि ट्रांस एलिमेंट होता है, वो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, यानी कि बहुत स्पीड में करवा सकता है, एक्टिवेटर है या रिप्रेसर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे जो डीएनए पैकेजिंग के टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया यूकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक डीएनए ऐसे नहीं पड़ा है, वो रैपिंग होके आपको देखने को मिलेगा। तो यदि उस रैपिंग को हम अनरैप करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, हम हिस्टोन से उसको निकाल देंगे तो होगा।
हिस्टोन से और ज्यादा उसको टाइटली पैकिंग कर लेंगे तो नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिए। तो उसको हम कैसे रेगुलेशन करेंगे, देखिए जैसे आपको पता होगा हमारे एक यूक्रोमेटिन हिस्सा होता है कि हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन वो हिस्सा होता है जहां पर डीएनए हिस्टोन के साथ लूजली अटैच्ड है, तो आप चाहोगे तो उसको निकाल सकते हो। निकालोगे तो इसका मतलब कि रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। हेट्रोक्रोमेटिन वो हिस्सा होता है जहां पर एकदम टाइटली पैक्ड है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन भी दो तरीके के होता है, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक होता है, मतलब कि कब जब जरूरत पड़ेगा तो ओपन होगा, सारे सेल्स में हमेशा नहीं होता है, कुछ ऐसा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए तो दो चीज आता है, एक होता है एसिटाइलेशन, दूसरा होता है मिथाइलेशन, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन के बारे में। देखिए एसिटाइलेशन का मतलब है कि एक एसिटाइल ग्रुप आपको ऐड करनी है, कहां पे ना, हिस्टोन के ऊपर ऐड करनी है। जैसे कि आपको पता होगा हिस्टोन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन में आपका जो ये हिस्टोन होता है, हिस्टोन में क्या होता है ना, हिस्टोन याद रखिए इसमें बेसिक आपका अमीनो एसिड्स होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिक अमीनो एसिड रहने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन न्यूक्लियोसोमल मॉडलिंग भी मैंने आपको बताई है, तो यहाँ पे होता है H2A, H2B, H3, H4, सब दो दो होते हैं ये नंबर में, मतलब H2A 2 रहेगा, H2B 2 रहेगा, H3 2 रहेगा, H4 2 रहेगा, तो इसलिए उसको बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। 8 हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो बेसिक अमीनो एसिड से बनी हुई है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अमीनो एसिड से वो बनी हुई है, हिस्टोन ऑक्टामर है या क्या है, ठीक है। उससे ये ऑक्टामर के चारों तरफ, मान लीजिए हिस्टोन ऑक्टामर है, डीएनए कुछ इस तरीके से आपको रैपिंग होते हुए नजर आएगा, 2.5 राउंड, ठीक है ना, 146 बेस पेयर की इसके चारों फ्लिप लिपटा हुआ है। जब ये निकल आता है वहां पे और एक हिस्टोन रहता है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन 1, H1, जो कि सीलिंग करने के काम करता है। रैपिंग किया फिर सील किया, रैपिंग किया फिर सील किया। तो आपको मान लीजिए इस पर्टिकुलर डीएनए को एक्सप्रेस करवानी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एसिटाइल ग्रुप ऐड करोगे। एसिटाइल ग्रुप ऐड करोगे, जब अपने एसिटाइल ग्रुप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हिस्टोन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पहले वो पॉजिटिवली था, डीएनए नेगेटिव था, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की जो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये क्या हुआ था ना, आपकी अच्छे से बाइंडिंग हो पा रहा था। अभी आपने एसिटाइल ग्रुप ऐड किया, जब आपने एसिटाइल ग्रुप ऐड किया तो यहाँ पे हिस्टोन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और डीएनए तो पहले से ही नेगेटिव रहा है, तो अब क्या होगा ना, लूज हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ आपको चीजें? एसिटाइलेशन के मतलब होता है कि एसिटाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से ये लूज हो गया, तो लूज हो गया इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वगैरह आके बाइंड होंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है ना, जो कि हिस्टोन को बाइंड करने नहीं देंगे डीएनए के साथ, वो खुद आके बाइंड हो जाएंगे। जब हिस्टोन बाइंड नहीं होगा तो ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हिस्टोन जो था पॉजिटिवली था चार्ज, तो इसलिए वो अच्छे से बाइंड हो रहा था। अभी नॉन हिस्टोन प्रोटीन आके बाइंड हो गए, तो इसी तरीके से ये हिस्टोन एसिटाइलेशन हो गया। फिर हम बात करेंगे हिस्टोन मिथाइलेशन के बारे में। तो इसी तरीके से मिथाइल ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है, ये हिस्टोन में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या होता है ना, डीएनए में ऐड होता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। डीएनए फिर कौन सी ना, साइटोसिन रेसिड्यू में ऐड होगा। साइटोसिन की 5th पोजीशन में यहाँ पे क्या होता है ना, मिथाइलेशन में, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन 6 स्टेप्स होता है। जो साइटोसिन होता है, जिससे आपने पढ़ा है, साइटोसिन की 5th कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जब 5th कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, और ये कौन सी पोजीशंस में होता है, ऐसा साइटोसिन जो जिसके पास ग्वानिन है। मान लीजिए ये ग्वानिन है, ग्वानिन के बगल में साइटोसिन है या इधर है, इस कंडीशंस में फिर मान लीजिए AC है तो यहीं पे ऐड नहीं होगा, मान लीजिए GC है तो उस कंडीशंस में क्या होगा ना, साइटोसिन्स पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जब साइटोसिन्स में मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, नाउ द डीएनए इज मिथाइलेटेड हो गया।
तो मिथाइलेटेड डीएनए ये हिस्टोन के साथ अभी बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएनए को नेगेटिवली चार्ज रहना चाहिए, तभी वो जाके पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के साथ बाइंड होगा। अभी ये डीएनए जो है बाइंड नहीं हो पाएगा। अब डीएनए बाइंड नहीं होगा तो लूज है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आके वहीं पे बाइंड हो जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आई होप आपको चीजें ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से चीजें चलता है। तो आपने हिस्टोन एसिटाइलेशन देखोगे, एसिटाइलेशन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने देखा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन में आपका HMG14 एंड HMG17 आ रहा है, जो कि हिस्टोन को बाइंड करने नहीं देंगे, खुद ही बाइंड हो जाएंगे। और वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, यानी कि बेसिक नहीं है, तो डीएनए लूज हो जाएगा। और एक बार डीएनए जब लूज हुआ, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आके बाइंड करेंगे तो हो गया, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। मान लीजिए आपको ऑफ करनी है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, हिस्टोन डीएसिटाइलेज ऐड कर लोगे। हिस्टोन डीएसिटाइलेज जब ऐड करोगे, हिस्टोन और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज डीएनए के साथ उतना चिपक के रहेगा, क्योंकि डीएनए जो है नेगेटिवली है। क्लियर हुआ? तो चिपक के रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। और कुल मिला के बात करेंगे, क्वेश्चन जो आता है यहाँ से बस 2 लाइन आपको याद रखनी है। हिस्टोन एसिटाइलेशन है, इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप क्या किया, एसिटाइल ग्रुप जो है हिस्टोन के साथ बाइंड होके उनको और ज्यादा नेगेटिव बना रही है। जब डीएनए नेगेटिव, हिस्टोन नेगेटिव, तो लूज हो जाएंगे। हिस्टोन एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप जो है वो नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहा है हिस्टोन को। आपने जब डीएसिटाइलेशन करोगे तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डीएसिटाइलेशन में और ज्यादा हिस्टोन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। मिथाइलेशन की बात ऐसा होता है, जब डीएनए मिथाइल होगा, मिथाइलेटेड होगा, तो क्या होगा ना, डीएनए मिथाइलेटेड होने के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरीके से आपको याद रखनी है। तो इस कंडीशंस में होगा। और मिथाइलेशन, डीएनए मिथाइलेशन ऐसे होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब डीएनए मिथाइलेटेड हो जाएगा, मतलब कि साइटोसिन रेसिड्यू में मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो यहाँ पे और ज्यादा जो है ना पर्टिकुलर ये हेटेरोक्रोमैटिन जैसे ही आपको नजर आएगा, और ज्यादा चीजें यहीं पे ऐड हो जाएगी। अनमिथाइलेटेड CpG आइलैंड अनमिथाइलेटेड में होंगी, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। लेकिन जब मिथाइलेटेड हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज वगैरह यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक के बारे में हमने बात किया। हमने देखा कि इस तरीके से दूसरी चीजें जो है उसको एफेक्ट डाल रही हैं, डीएनए के रैपिंग अनरैपिंग के टाइम पे भी हो रहा है, ठीक है। आई होप अब चीजें क्लियर हुआ। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।